हे दिस इज लीगल सलोनी। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा लॉ से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और चैनल नहीं दे रहा है। यानी आपको ड्राफ्टिंग में कैसे करना है, कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है, वो पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी ध्यान में रखने वाला चीज होगा, नया केस से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स होगा और लॉज होगा। साथ ही साथ आपके एकेडमिक्स में यानी कि 5 ईयर कोर्सेज में और 3 ईयर कोर्सेज में जो भी लॉ के पेपर्स होंगे, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके एक स्मॉल सेशंस रखेंगे, एक स्मॉल 10 to 12 मिनट्स का वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अपने पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखकर बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट रिट पिटिशन इन पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है। तो आप अगर बाहर किसी स्टेट के देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, जो भी वीडियोस है उसको तो देखिए, उसके चीज़ों को समझिए। मोर और लेस सब तो सेम ही होता है हर कोर्ट में। आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे से उतारिए, या फिर अपने सीनियर्स के पास तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो सीनियर्स के पास जब जाएंगे तो वहां से आप उसको पैटर्न रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या किसी भी ईयर में, फाइनल ईयर में, तो आपको ये बहुत काम आने वाला वीडियो है। और आने वाले 4-5 वीडियोस में मैं एक एक पिटिशंस बताऊंगी, जैसे रिट पिटिशन, काउंटर एफिडेविट, रिप्रेजेंटेशन, सब्स्टिट्यूशन पिटिशन, सप्लीमेंट्री एफिडेविट, ये सारी चीजें मैं, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ये सारी चीजें मैं एक ही करके समझाऊंगी। मेरे पास ये पूरा फॉर्मेट है जो कि कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट मैं कर दूंगी, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ कौन सा चीज लिखना है, कितने मार्जिन पे क्या लिखना है, कौन अल्फाबेट कैपिटल होगा, कौन स्मॉल होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। कि सबसे पहले आपको लिखना है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। ये हर एक पिटिशन में होगा। जो भी पिटिशन पटना हाई कोर्ट में आप पोस्ट नहीं, पटना हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं, उन सभी में ये चीज होगा ही होगा। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है सिविल रिट जुरिडिक्शन केस। ये रिट का फाइल है और प्लस में सिविल नेचर का है, तो इसलिए यहाँ पे सिविल रिट जुरिडिक्शन केस लिखा है। हम लोग जब अपील करते हैं तो वो मिसलेनियस में जाता है, सिविल मिसलेनियस, क्रिमिनल मिसलेनियस, इस तरीके से जाता है। उसका अलग फॉर्मेट होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब सिविल मिसलेनियस होगा तो वहां पर सूट वैल्यू देना होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको बतानी होती हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। आज ये हम लोग देखते हैं कि सिविल रिट कैसे फाइल करना है। तो उसके बाद आपको देखना है कि CWJC नंबर आपको मिलेगा, यानी सिविल रिट जुडिक्शन केस नंबर मिलेगा। आपने जब केस फाइल किया, तब आप जब बना रहे होंगे रिट पिटिशन, तो वहां आपको डॉट 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 करके छोड़ देना है। आपको वहां भरना नहीं है नंबर, क्योंकि आपको मिला ही नहीं है। लेकिन जब आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं। सो 2025 में अगर आपका पहला केस है तो 01, इसी तरीके से आपका जितना नंबर वहाँ केस होगा, वो नंबर केस आपको मिल जाएगा। उसके बाद साइड मार्जिन में लिखना है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने रिट फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में, फ्रेश रिट है, इससे पहले हमने कहीं भी फाइल नहीं किया है, तो इसलिए आर्टिकल 226 में जाएगा। लेकिन कभी कभी 226 और 227 में भी इसको ऐड कर दिया जाता है। और अगर आपका कोई मिसलेनियस अपील है, जो कि मतलब ऐसा अपील जो कि अब उसका कोई अपील का प्रोविजन ही नहीं है, रिव्यू का प्रोविजन नहीं है, सब दरवाजा बंद हो चुका है, तो फिर आप सिविल मिसलेनियस में जाते हैं आर्टिकल 227 में। तो यहीं पे फिर जब हम लोग सिविल मिसलेनियस पढ़ेंगे तो वहां पे कल क्या लिखेंगे, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए एंड डी एंड लिखना है और कैपिटल में। उसके बाद लिखना है इन द मैटर ऑफ पिटिशनर का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम। यस, रिट पिटिशन में जो पार्टी होती है, जो फाइल करती है, उसे पिटिशनर कहते हैं, और जिसके खिलाफ फाइल हो रहा है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। अब वही पिटिशनर में 4-5-10 जितने भी हैं, तो उन सभी का नाम लिख दीजिए। और पहले वाले इंसान का नाम, एज, जेंडर यानी मेल फीमेल है वो, फादर का नाम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है, यानी कंप्लीट डिटेल आपको देना है ताकि आप वहां नोटिस इशू करा सकें। वो एड्रेस ही फॉलो किया जाता है। देन वर्सेस में आइए। वर्सेस में नीचे लिखने के बाद लिखिए कि जो भी रिस्पोंडेंट है, और मैंने पहले भी बताया है और नहीं बताई हूँ तो फिर से बता देती हूँ, कि जब भी रिट पिटिशन आप फाइल करते हैं, तो आप जिस भी इंसान के खिलाफ फाइल कर रहे हैं वो कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है, प्राइवेट पर्सन नहीं होता है, हम और आप नहीं हो सकते हैं। कौन होगा? स्टेट ही होगा। हेबियस कॉर्पस ये एक ऐसा रिट पिटिशन होता है जिसमें कि आपको प्राइवेट इंडिविजुअल को भी आप कभी कभी, जैसे कस्टडी का जब मामला होता है तो वो प्राइवेट पर्सन के ही खिलाफ होता है, तो वहां पर आप
इशू कर सकते हैं। तो इसीलिए एक स्पेशल 5 वीडियो बनेगा जिसमें कि रिट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी अभी यूट्यूब पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो नहीं है और ना ही कभी कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि रिट आपको कब डिसमिस हो जाएगा, क्या-क्या फैक्टर यूज़ करने हैं। बस 1-2 लाइन में आपको समझा दिया जाता है कि हेबियस कॉर्पस यानी डिटेंशन से बचाने के लिए है और टू प्रेजेंट द बॉडी। बस ये लाइन से आपको काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है या जुडिशरी की तैयारी करनी है या नॉलेज रखना है तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारा चीज़। और इसीलिए मैं पढ़ के आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके भी आने वाली हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहना। वर्सेस में क्या लिखना है जितने भी लोग हैं। अब क्या बताया कि जो भी वर्सेस या रिस्पोंडेंट होता है, वो हमेशा अथॉरिटी होती है या कोई भी पोस्ट होता है। अब क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट में हम फाइल करने जा रहे हैं, तो पटना हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आने वाले सारे अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ होंगे, वो इसके कैटेगरी में आ जाएँगे और आप उनसे पब्लिक ड्यूटी कराने के लिए एक एक रिट इशू कराएँगे। अब ये रिट 5 तरह के होते हैं, कौन-कौन होते हैं जल्दी से बताइए? एक होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोररी, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। अब आपको लगे कि आपके केस में जो भी सूटेबल है, आपको वो फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है टू द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन। अब हम एड्रेस करेंगे चीफ जस्टिस को। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं आशुतोष कुमार। तो वहां पे लिखेंगे द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ Patna High Court, High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said honorable court. ये पैराग्राफ जाना ही जाना है. This is a formal paragraph to address the chief justice of पटना हाई कोर्ट. ये केस आपका किसी भी जज के पास जाएगा, लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो, उसी को आप एड्रेस करेंगे अपने फ्रेश रिट पिटिशन में. उसके बाद आगे बात करते हैं, फिर आपको एकदम हाफ मार्जिन में चले आना है और फिर क्या है वहां पे द हम्बल पिटिशन ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स अबव नेम. और ये नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पिटिशन जो है वो पिटिशनर ही फाइल करता है, लेकिन ठीक है लिखना है. चलिए आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे सारा का सारा फैलना है प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, सोफिस्टिकेटेड वे में. आपको धीरे धीरे फॉर्मल वे में बताना है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये पता चला, मुझे ये हुआ और लास्ट में मैंने ये किया, अब मुझे ये रिलीफ चाहिए. यही मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेत. अब यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है that this writ application is filed to the issuance of writ in the nature of mandamus. तो हम लोग किस नेचर का कर रहे हैं? मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को आप कमांड करवाते हैं कोर्ट की तरफ से कि तुम पब्लिक ड्यूटी कर ही रहे हो, करो. तो हम लोग कमांड करवा रहे हैं पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मैंडेमस लगाएंगे. यहाँ पे और भी 2 कॉम्बिनेशन भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही रिट लगे. 2 कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मैंडेमस के साथ सर्सोररी भी लग सकता है. जैसा आपका केस है, आपको जो रिलीफ चाहिए उसके हिसाब से आपको लगाना है. डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू अलाउ द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ प्रोफेसर. तो ये जो मेरा केस था वो प्रोफेसर के रिलेटेड था, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ लिख लिए. अब आगे बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ, दैट. हमेशा सारा पैराग्राफ में आपने देखा कॉमन कि दैट से शुरू होगा. दैट दिस रिट एप्लीकेशन, दैट it is stated that the following question of law are for consideration by the honorable court. तो अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करेंगे. जो भी पिटिशनर होता है वो खुद ही फॉर्मुलेट करता है क्वेश्चन ऑफ लॉ. मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आप फॉर्मुलेट करके क्वेश्चन दे रहे हैं कोर्ट को कि आप प्लीज इन चीजों पे डिसाइड कीजिए कि मेरा राइट बनता है कि नहीं बनता है. अब इन्हीं चीजों में अगर आप कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो एडमिट कर लेती है और उसके बाद फिर हियरिंग्स होते हैं और आप पे डिस्कशंस होते हैं. अब अगर यही क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका बेकार है, फालतू है, आपने कोई भी एकदम ढंग का बनाया ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो यहीं पे आपका पहले ही दिन खारिज हो जाएगा और आपका जो रिट पिटिशन है दैट विल बी डिसमिस्ड. देन आगे हम लोग बात करते हैं कि वैसे ही रोमन नंबर में 1 2 3 4 लिखते हुए वेदर से स्टार्ट करना है. कभी भी ये नहीं लिखना है इज विज नहीं, वेदर से स्टार्ट होता है. वेदर द रिस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 आर फ्लोटिंग द जजमेंट डेटेड दिस इज पास इन सिविल अपील. मतलब आपको बताना है कि क्या ये जो जजमेंट हुआ है क्या वो सही है कि नहीं, क्या ये जजमेंट आर्बिट्ररी है कि नहीं, क्या ये जजमेंट फेयर और रिजनेबल है कि नहीं, क्या ये मेरे राइट्स जो पिटिशनर्स के राइट हैं वो वैलिड कर रहा है कि नहीं. इसी तरीके से 4-5 आपको क्वेश्चंस बना लेने हैं. जरूरी नहीं है 4-5 ही, 2-3 क्वेश्चंस में भी आपका काम चल जाएगा अगर आपको ये लगता है कि मेरा काम हो गया, मेरा कवर हो गया सारा बात. अब उसके बाद तीसरा पैराग्राफ क्या होगा, तो तीसरे पैराग्राफ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ तक आपको जो रिलीफ चाहिए वो आपने कह दिया. अब आपको थर्ड पैराग्राफ से
फिर एक पैराग्राफ होगा आपका जो कि आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ बना दिया, और उसके बाद वाले पैराग्राफ से आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि दैट द पिटिशनर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरीके से। और आप फिर पूरा का पूरा फैक्ट बताएंगे कि कब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया, कब उन्होंने नोटिफिकेशन को वायलेट किया, क्या हुआ, सब चीज बताना है कहानी। और हमेशा कहानी स्टार्ट करना है दैट इट इज स्टेटेड दैट दैट रहेगा ही रहेगा, बाकी आपको जो लिखना है लिख दीजिए। और अगर आपको एनेक्जर लगाना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट है या जजमेंट है जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, तो वहां पे वही फिर हाफ में मार्जिन में देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अ कॉपी ऑफ जजमेंट डेटेड 5/8/2017 इज annexed herewith and marked as annexure 1 या P1, पिटिशनर है तो P1 ऑफ दिस रिट एप्लीकेशन, ये आपका लैंग्वेज लिखना ही लिखना है। देन उसके बाद फिर दो और फॉर्मल पैराग्राफ्स। तो लास्ट पैराग्राफ में आपको यही बताना है दो चीज में कि रेज़िडो डिगाटा नहीं लग रहा है, मतलब हम पहले कभी भी नहीं गए हैं कोर्ट में इसी सेम केस को लेके, इसी सेम पार्टी को लेके। और दूसरा चीज, क्योंकि रेज़िडो डिगाटा सेक्शन 11 सीपीसी याद करिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि रेज़िडो डिगाटा जैसा एक तलवार है जो आपके सर पे लटक रहा है। अगर आपने पहले भी केस फाइल किया है, डिसमिस हो चुका है मेरिट पे, या फिर आपको जजमेंट आ चुका है, आप फिर उसी को लेके सेम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, हेबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट होता है जहां पर आप जा सकते हैं, बार बार जा सकते हैं, अगर आपका ग्राउंड चेंज हो जाता है तो, क्योंकि सिचुएशन चेंज होता है हेबियस कॉर्पस के रिट में, उस पर भी आएंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ 6 में हमें मैंने लिखा है, मतलब आपको जो लिखना लिख दीजिए उसके बाद, कि दैट द पिटिशनर्स हैव नो अल्टरनेटिव एफिशियस रेमेडी दैन टू मूव दिस ऑनरेबल कोर्ट टू फॉर एड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस। उनके ग्रीवांसेस को टैकल करने के लिए कोई भी अदर रेमेडी नहीं था मेरे पास, क्योंकि रिट हमेशा तभी अप्लाई होता है जब आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर आपके पास रेमेडी है तो आप उसको पहले एक्सरसाइज कीजिए। जैसे आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, तो आप रिट में नहीं आ सकते हैं, आपको सिविल सूट करना होगा। क्रिमिनल आप केस को अगर आप करा सकते हैं, एक्शन में ला सकते हैं, तो वो करना होगा, एक्टिवेट उसको कीजिए, आप रिट को मत फाइल कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपने बता दिया कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, और लास्ट पैराग्राफ में आपने बता दिया कि मैं कभी भी इस ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया हूँ। अब लास्ट है, आपको प्रेयर करना है। इट इज देयरफॉर प्रेड दैट योर लॉर्डशिप मे ग्रेशियसली बी प्लीज टू एडमिट दिस रिट एप्लीकेशन, issue rule nisi calling upon the respondent as to why the prayer made in paragraph number 1 of this writ application, पैराग्राफ नंबर 1, 2 में मेरा जो रिट इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है वो मेरा क्यों नहीं फॉलो किया गया वो मुझे बताया जाए, एंड पास सच अदर ऑर्डर एज कोर्ट डीम फिट एंड एंड ऑफ द जस्टिस। जस्टिस के लिए जो जरूरी है वो बताइए, और साथ ही साथ जो भी प्रॉपर है, जो भी डीम फिट है कोर्ट की नजर में, वो बताइए। और एंड फॉर दिस द पिटिशनर शैल एवर प्रे। इस तरीके से आपका रिट एप्लीकेशन एंड हो गया। वीडियो काफी लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही काम का है, क्योंकि मैंने वो हर चीजें आपको एक पॉज ले लेके समझा दिया है जो कि जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी, ड्राफ्टिंग समझ में आया कि नहीं आया, इसी ड्राफ्टिंग का फोटो कॉपी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से अपने कॉपी में लिख दीजिए। और यही है ड्राफ्टिंग का कोई हवा मत बनाइए। ड्राफ्टिंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है क्वेश्चन ऑफ लॉ में फॉर्मुलेट करने में, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे फॉर्मुलेट करना है। केसेस को समझने में दिक्कत आती है कि क्या ये केस वैलिड है कि नहीं, क्या इस केस में मेरिट है कि नहीं, कोर्ट इसको डिसमिस करेगी कि नहीं, ये सब समझने में दिक्कत आता है। कौन कौन सा एक्ट लग रहा है, कौन कौन सा सेक्शन लग रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत आता है या टाइम लगता है। और कौन कौन सा जजमेंट पे हम रिलाई करेंगे, जो कि आप पैराग्राफ्स में मेंशन भी कर सकते हैं कि दिस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें ये बात कहा गया था और मेरे केस पे भी अप्लाई होता है, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसीलिए उन सभी चीजों में आपको जो है मेहनत करना है, ड्राफ्टिंग में आपको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आपको जब सब चीज पता है तो आपको लिखने में क्या दिक्कत आएगा, फॉर्मेट आपको पता चली गया एक बार में। तो ड्राफ्टिंग इज नॉट अ बिग डील इन टर्म्स ऑफ रिट, मे बी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज अ मैटर ऑफ ह्यूज हाइप, कह सकते हैं कि उसको हाइप देना जरूरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या क्या हम उसमें पॉइंट्स लिखें। लेकिन फॉर्मेट अगर आप देखें तो मोर और लेस सब इजी होता है, क्योंकि हमने तो रिट फाइल कर दिया, अब रिस्पॉन्डेंट का काम है कि उसको जवाब दे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे रिस्पॉन्डेंट और काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।